स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए हैं जीवन कुमार जी। वे शिक्षा क्षेत्र में घूम रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं, विद्यालयों में घूम रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को समझ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार शिक्षकों का खून चूस ले रही है, खून निकाल ले रही है। क्या है पूरा मामला, शिक्षकों की स्थिति क्या है और विद्यालयों की स्थिति क्या है, अब बताइए। 8 शिक्षक 20,000 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कई तरह के सवाल हैं, क्या बोलते हैं इस पर जीवन कुमार, आप देखिए। लगातार हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से कि शिक्षक का सम्मान जो है समाज में गिर रहा है और इसका कारण शिक्षक है नहीं, इसका कारण समाज में वे लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक से नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कारण सरकार है, सरकार की नीतियां हैं। मैं सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति उदासीन है तो हमारा काम है एक आईना दिखाना कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, और जब तक आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक एक नई व्यवस्था के बारे में, बेहतर शिक्षा के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। आप नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का काम कर रहे हैं, आप उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल चीज को आप प्रयास नहीं कर रहे हैं ठीक करने का। मूल चीज क्या है? आज भी देखिएगा कि जितने बच्चे हैं पूरे बिहार में पढ़ने वाले, उसमें 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उन 90% बच्चों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनका विकास कैसे होगा। उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो बेहद कुंठित है, उनके मन में हमेशा कुंठित विचार घूमते रहता है, और एक कुंठित विचार से, अशांति मन से कैसे आप बेहतर गुणवत्ता की बात कर सकते हैं? जब तक उनका विचार दुरुस्त नहीं रहेगा, जब तक उनके अंदर एक भावना नहीं रहेगी कि हाँ हम बिल्कुल स्वस्थ मन से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आप कैसे बेहतर शिक्षा की बात कर सकते हैं? मैं 2-3 चीजों पर यहाँ पे चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। आप देखिएगा हाई स्कूल में जितने भी टीचर हैं आज के डेट में करीब 9 के बराबर जो है परमानेंट शिक्षक की उपस्थिति है। मैक्सिमम टीचर नियोजित है वहां पर, और उसके अलावा गेस्ट टीचर की वहां पर बहाली हुई है। तो आप दोनों में देखिएगा कि गेस्ट टीचर का जो पेमेंट की हम बात करते हैं तो उनका पेमेंट सिस्टम ऐसा है जैसे चाइनीज पेमेंट से भी खराब है। उनका पेमेंट एक सुपरवाइजर के पेमेंट से भी कम है। एक सुपरवाइजर का पेमेंट गेस्ट टीचर के पेमेंट से ज्यादा होता है। जब आम आदमी आमतौर पर आप देखते होंगे कभी कोई घर में झगड़ा करके कहीं बिहार से बाहर चला गया काम करने के लिए, लुधियाना, पंजाब, बेंगलोर, तो कंपनी में उसको 15,000 रुपया प्लस एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो मतलब 20-25 हजार कमा के वो घर भेज देता है, और रहने खाने की उसकी व्यवस्था होती है। एक स्किल्ड वर्कर का जो पेमेंट है श्रम संसाधन विभाग में देखिएगा, स्किल्ड वर्कर का पेमेंट एक शिक्षक को नहीं मिल रहा है। मैं 8 जिला में लड़ रहा हूँ, गैर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और 8 जिला में मैं यही महसूस कर रहा हूं कि कहीं भी कोई ऐसा हमको एक भी शिक्षक नहीं मिले गेस्ट टीचर ये कह दे कि हम संतुष्ट हैं। इसका मतलब असंतुष्ट मन से वो पढ़ा रहे हैं, कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है उनको। आप कोई भी जयंती पर वो स्कूल जाते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता है। अभी फरवरी के महीने में उनको शिक्षक नहीं बनाया गया है, जिसके कारण जो है उनका सैलरी नहीं बनेगा कई जगह। तो ये एक क्या व्यवस्था है? आप उनको एक शोषण कर रहे हैं एक तरह से। नियोजित शिक्षक का भी वही हाल है। नियोजित शिक्षकों की जो बहाली हुई उसमें उनके साथ जो सेवा शर्तें लागू की गई, उन शर्तों में भी बहुत ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिन समस्याओं के कारण आज स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देख लीजिए, आप हमेशा लगातार सुनते होंगे कि नियोजित शिक्षक द्वारा वेतन विसंगति की बात की जा रही है, एमएससीपी की बात की जा रही है। हमेशा वेतन विसंगति के साथ साथ और कई मुद्दे पर प्रोविडेंट फंड पर चर्चा होती है। आपने प्रोविडेंट फंड पर पैसा लॉक कर दिया है, आप सैलरी के हिसाब से पैसा नहीं दे पाते हैं। 15,000 रुपया प्रोविडेंट फंड पर आपने लॉक कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? पूरे हिंदुस्तान में जब हम कहते हैं पूरे भारत में एक ही नियम है कि सैलरी के हिसाब से पीएफ का पैसा कटेगा, तो आप उनको बाउंडेशन क्यों कर रहे हैं? आप वहां बंधन क्यों कर रहे हैं? आपको बंधन नहीं करना चाहिए। अब सरकार में 52 डिपार्टमेंट है, तो 51 डिपार्टमेंट को आप राजकर्मी का दर्जा दिए हैं, तो एक 52वां डिपार्टमेंट शिक्षक को क्यों नहीं? आखिर क्या अपराध किए हैं वो, और किस अपराध की सजा आप दे रहे हैं उनको? तो हमारा कहना है कि इन सारी चीजों पर गहराई से विचार करना होगा। मैं एक बार गया रसलपुर में, मानपुर में था, एक दीदी शिक्षिका बोली कि मैं 4 बजे भोर में पटना से आता हूं और 9 बजे रात्रि में फिर पटना लौटता हूं, मेरा घर भैया पटना में है। मैंने पूछा कि आप गया में शिफ्ट क्यों नहीं होती है? बोले कि 2 बच्चे हैं और मेरे 2 गार्जियन हैं, उनका इलाज पटना में कंटिन्यूअस चलता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो पूरी व्यवस्था को हम शिफ्ट करने में असक्षम है यहाँ पर। तो आप सोचिए कि भीषण ठंड में 4 बजे भोर में जो कोई महिला शिक्षिका वहां से निकल रही है और फिर वहां वापस लौट रही है, तो उनके एक तो खर्चे भी हैं, एक तो पैसा कम मिलता है, और दूसरा जो है इस व्यवस्था में उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ट्रांसफर की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आपने दिव्यांगों को ट्रांसफर की व्यवस्था दी है, लेकिन उन व्यवस्था उसको लागू नहीं किया है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में फंसा कर रखे हुए हैं। ये क्या ऑफलाइन का ऑनलाइन का चक्कर है? आपके पास बेल्ट्रॉन जैसी बड़ी व्यवस्था है जहां हजारों इंजीनियर काम करते हैं, आप चाहे तो 3 दिन के अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन का समस्या समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता उदासीन है, और जब तक इस उदासीन मानसिकता को आप ठीक नहीं करना चाहेंगे तब तक इन समस्याओं
समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम कहते हैं एक तरफ आप आखिर राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि 3,000 और 5,000 का बैरियर पार करना पड़ेगा, तो वहां राशि की बात आती है। 39,000 करोड़ से मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, पब्लिक को बताना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं कि 39,000 करोड़ से बड़ा बजट पेश हो रहा है बिहार में, और 2,37,000 करोड़ का बजट पेश होता है पूरे बिहार का, और उसमें 39,000 करोड़ से अधिक का बजट केवल शिक्षा विभाग का पेश होता है। आप उसमें से मैक्सिमम पैसों को डीबीटी की स्कीम के माध्यम से पैसा शिक्षा विभाग से निकाल के कहीं और भेज रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का कि आप मत कीजिए, लेकिन आपको शिक्षक के लिए भी पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्राण शिक्षक ही होते हैं, और उस प्राण में से आप खून निकालने का काम करेंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगा? जब हृदय को ही आप चौक करने का काम करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं चल सकती ऐसी व्यवस्था को, आप नहीं चला सकते इस व्यवस्था को। तो आपको बल्कि एनर्जी डालने का काम करना पड़ेगा, आपको उसमें खून डालने का काम करना पड़ेगा, और तब जाके व्यवस्था की बात कर सकते हैं। आपको पता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो शिक्षा विभाग का बजट है हमारा, वो 3रे नंबर का बजट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 3रे नंबर का बजट होने के बाद भी गुणवत्ता की बात की जाए तो 19 नंबर में हमारा गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ का शिक्षक नहीं है, इसके पीछे का कारण है यहाँ की पूरी व्यवस्था। आप हमेशा उनके मन को कुंठित करते हैं, उनको दबाव देते हैं, उनके आप मन से भी ऐसा बोल देते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम देखे कि बोले एक मन से कि जो शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाएंगे उनको बाहर कीजिए, और जो शिक्षक ठीक से पढ़ा रहे हैं उनको रिवार्ड दीजिए। ये क्या मतलब है? अरे कोई गुणवत्ता का पैरामीटर है कि नहीं साहब आपके पास में? गुणवत्ता का पैरामीटर होना चाहिए। दूध नापने का पैरामीटर लीटर होता है, अब कपड़ा खरीदने का पैरामीटर का मीटर होता है, तो कोई गुणवत्ता का पैरामीटर है। और जब आप दक्षता परीक्षा पास कर लिए और भी परीक्षा पास करके वो बहाली उनकी हो रही है, तब तो एक पैरामीटर को उन्होंने फॉलो किया है। और पहले के मुकाबले अब जो है जो पास कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उनका मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। हम एक तरफ बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में बिहार को टॉप पर ले आने का, और दूसरी तरफ हम शिक्षा व्यवस्था को ध्यान नहीं देते हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। एक तरफ हम जब बिहार को ऊपर ले जाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। हम केवल सरकार को कोसे, दिल्ली को कोसे, इसको कोसे, उसको कोसे, हमारे पास रिसोर्सेज कितना है? हमारे पास रिसोर्सेज मात्र 38,000 करोड़ का है, और 38,000 करोड़ के रिसोर्सेज में अब 38,000 करोड़ के रिसोर्सेज से बिहार नहीं चल सकता है। तो जान लीजिए 2,37,000 करोड़ में बाकी जो रिसोर्सेज है, बाकी जो पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पैसा नहीं है, बल्कि दिल्ली से पैसा वो आ रहा है खर्च करने के लिए, और उन पैसों के माध्यम से हम जो है पूरे बिहार के विकास की बात सोचते हैं। हमारा मानना है अब एक बार हम हिसाब जोड़ रहे थे तो 39,000 करोड़ में जो हमारी राशि की जिसकी हम मांग करते हैं, वो 800 से 900 करोड़ यदि सरकार अलग से राशि अलॉट कर दे तो सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता है, लेकिन 90% शिक्षकों का समस्या का समाधान संभव है। तो 90% समस्या का समाधान भी होता है, तो उससे भी शिक्षक खुश हो जाएंगे हमें लगता है, और बाकी समस्याओं पर बाद में विचार होगा। लेकिन 800 से 900 करोड़ का अलॉटमेंट आप अलग से नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके बाद और भी मांगे मानी जाएगी। लेकिन हम पूछते हैं कि जब आप 55-5600 करोड़ उनको सैलरी पर खर्च कर रहे हैं, तो 800-900 करोड़ और क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी तरह कॉलेजों का भी स्थिति वही है, वहां 8-8 साल से ग्रांट नहीं मिला है। आखिर जब इतने सालों से ग्रांट नहीं मिला है तो उनके परिवार कैसे चलेंगे? कैसे वो अपना भरण पोषण करेंगे? कैसे वो स्कूल कॉलेज जाएंगे? कैसे आखिर कॉलेज जाएंगे? आप कैसे उनसे आशा कर सकते हैं कि बेहतर ढंग से पढ़ाएं? आप कई तरह की मतलब कि वहां पे चेकिंग में आप उनको फंसा कर रखें, कई तरह का वहां पे कॉलेज में 50 तरह का चेकिंग की व्यवस्था कर दिया है कि ये चेक वो चेक, और आपका चेक सिस्टम खत्म ही नहीं होता है। ये चेक के बाद वो एक और चेक, उसके बाद एक और चेक, नया हर दिन एक नया चेकिंग करते रहते हैं, और उसके माध्यम से उनका फाइल फंसा रहता है, और इसके कारण जो है उनका ग्रांट 8-8 साल से फंसा हुआ है। यदि किसी का 1 साल का पैसा नहीं मिले किसी को घर का चलाने का, तो आप सोचे कभी कि कैसे वो घर चलाते हैं? और आप कहते हैं कि 2500 रुपए हमने तय किया है तो 500 अधिक क्यों लिए? अधिकारी कहते हैं कि भाई इतना पैसा अधिक क्यों लिए? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। अभी मैं देख रहा हूं कि +2 के स्कूलों में पूरे बिहार में मैं तो नहीं घुमा हूं, लेकिन गया शिक्षक कंसोर्शियम के 8 जिलों में मैं घुमा हूं। कहीं भी +2 स्कूल में हमें शिक्षकों की उपस्थिति नहीं मिली कि पूरे के पूरे शिक्षक बहाल किए हैं। आरा में घूम रहा था, आरा में फिजिक्स के 8 टीचर केवल वहां नियोजित हैं, और 8 टीचर के भरोसे 20,000 बच्चों की पढ़ाई हो रही है। क्या यह संभव है कि 8 टीचर 20,000 बच्चों को पढ़ा पाएंगे? कोई भी एक आम आदमी भी पूछिएगा तो वो ये सवाल का जवाब देगा कि नहीं, ये नहीं संभव है। उसके बाद कुछ गेस्ट टीचर की आपने 15-20 बहाली की है, तो नहीं संभव है। आप एक तो आपके पास पूरा संख्या भी कम है, संख्या नहीं है, और जितनी संख्या है उसको भी आप कुंठित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक हमें लगता है कि सरकार की इतनी उदासीन मानसिकता से हमारी शिक्षा व्यवस्था का दुरुस्त करने की जो बात हो रही है वो नहीं हो सकती है। इसको सुधारने के लिए हमें कस के वहां लगना पड़ेगा, और सारे लोगों को लगना पड़ेगा। पब्लिक में भी ये मैसेज है, पब्लिक भी अब समझने लगी है। पहले पब्लिक नहीं समझती थी, पहले पब्लिक समझती थी कि
शिक्षक का मतलब कि मुखिया जी के अनुकंपा में बहाली वाला शिक्षक, लेकिन अब पब्लिक के दिमाग में आ गया है कि ये लोग पीएचडी किए हुए हैं, ये लोग डबल एमए किए हुए हैं और ये लोग क्वालिफाइड लोग हैं। तो ये क्वालिफाइड लोग को जब तक हम ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती है। हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कई चीजें हैं। अभी हम अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक, कई लोग अप्रशिक्षित हैं, जो प्रशिक्षित हुए बाद में उनको भी पेमेंट कई जगह फंसा हुआ है। अभी कुछ 18 की बहाली में कुछ नए टीचर्स की आपने बहाली किया था, उसका भी पैसा फंसा हुआ है। तो इसका व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी के लिए एक हम लोगों ने आयोजन किया है और एक सम्मान की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि आपने तो सम्मान गिराने का काम किया है। और मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल योजना के माध्यम से अभी आप जो डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या है? पहले तो गुरुजी के पास आके प्रणाम करते थे कि भाई प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सर, प्रणाम मैडम, इस साइकिल हमको नहीं मिला है। अब तो आना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर वहां डिस्कशन होगा उस कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि सब लोग